हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्स में। दोस्तों, मैं अजय कुमार निषाद आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत प्रोनाउन। हमने प्रोनाउन क्या होते हैं पढ़ लिया था, काइंड ऑफ प्रोनाउन भी पढ़ लिया था। अब हम पर्टिकुलर प्रोनाउन को डिटेल स्टडी कर रहे थे। ठीक है, हमने पढ़ लिया था पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ लिया था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ लिया था, एम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ लिया था। ठीक है, फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ लिया था। आज हम बचे हुए प्रोनाउंस का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है ना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हमने पढ़ लिया था। चलिए, आज हमारा जो प्रोनाउन है हमारा जो अगला प्रोनाउन है वो है इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन फ्रेंड्स, इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं? इंडिफिनिट प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फ्रेंड्स, इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या है? क्या होता है इंडिफिनिट प्रोनाउन? समझिए, जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। वह सर्वनाम जो व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का निश्चित बोध न कराए। क्या? वह सर्वनाम जो व्यक्तियों या वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध न कराए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, वह सर्वनाम जो व्यक्तियों या वस्तुओं की अनिश्चित संख्या का बोध कराए, वह सर्वनाम जो व्यक्तियों या वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध न कराए, उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन या अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, वह शब्द या वह सर्वनाम जो व्यक्तियों या वस्तुओं की अनिश्चित संख्या का बोध कराए, अनिश्चित संख्या का बोध कराए, अर्थात जो व्यक्तियों या वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध ना कराए, उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन या अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स? क्या है? वह शब्द या वह सर्वनाम जो व्यक्तियों या वस्तुओं की निश्चित संख्या के बारे में ना बताए। क्या? निश्चित संख्या के बारे में ना बताए। ठीक है, उसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे वर्ड हो सकते हैं? जैसे एग्जांपल में पहले देख लेते हैं। जैसे some are students, some are students, कुछ क्या हैं? कुछ विद्यार्थी हैं। फ्रेंड्स, कुछ विद्यार्थी हैं
यहाँ पर एक ऐसा नाउन है जो विद्यार्थियों की संख्या तो बता रहा है, लेकिन विद्यार्थी कितने हैं ये निश्चित नहीं कर रहा है। ठीक है ना। तो वह शब्द कौन सा है? वह शब्द है हिंदी में कुछ और इंग्लिश में सम। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है सम, ये कैसा प्रोनाउन है? यह इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है? यह इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन और कौन कौन से होते हैं तो देख लीजिए। सम, फ्यू, मैनी, ऑल, समवन, somebody, ठीक है, एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे सर्वनाम हैं जो किसका बोध कराते हैं? जो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। किसका? जो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, अर्थात जो किसी भी नाउन की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। और वो कौन से वर्ड होते हैं? वो वर्ड होते हैं सम, फ्यू, मैनी, ऑल। ठीक है। फिर है समबडी, एक्सेट्रा। ठीक है। और भी कुछ वर्ड हो सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो प्रोनाउन है क्या है, इसको साफ कर लेते हैं। अगला प्रोनाउन है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसको हिंदी में कहते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। क्या? विभाग सूचक सर्वनाम। फ्रेंड्स, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक की बात करे। किसकी बात करे? प्रत्येक की बात करे। व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक की बात करे। ठीक है। फिर से समझ लीजिए, वह प्रोनाउन जो कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक की बात करे, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसे हम कई बुक्स में इस प्रोनाउन को प्रत्येक वाचक सर्वनाम भी पढ़ते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रत्येक वाचक सर्वनाम के नाम से भी इस विभाग सूचक सर्वनाम को जानते हैं। ठीक है। चलिए, वह सर्वनाम जो कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक की बात करें। किसकी? प्रत्येक की बात करें। प्रत्येक की बात करे, उसे विभाग सूचक सर्वनाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स? क्या? वह सर्वनाम जो कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक की बात करे। वह सर्वनाम जो कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक की बात करे, उसे विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ किताबों में हम इसे किस नाम से जानते हैं? इसे प्रत्येक वाचक या प्रत्येक सूचक सर्वनाम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है।
अब फिर से समझ लीजिए इसके बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? वह सर्वनाम जो कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक की बात करे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, फिर हम समझते हैं। ठीक है, जैसे neither of you can go in। ठीक, देखिए इसने क्या कहा, इसने कहा neither of you, तुम में से कोई, neither of you, तुम में से कोई, can go in, अंदर नहीं जा सकता, तुम में से कोई भी अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, तुम में से कोई भी अंदर नहीं जा सकता। ठीक है ना फ्रेंड्स, देखिए यहां पर कहा क्या है, नाइदर ऑफ यू। फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, नाइदर और आइदर, नाइदर और आइदर, नाइदर और आइदर, इनका प्रयोग सदैव दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग सदैव दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है। नाइदर का मतलब होता है ना तो, और आइदर का मतलब होता है या तो। ठीक है, नाइदर निगेटिव वर्ड है और आइदर, आइदर पॉजिटिव वर्ड है। नाइदर का मतलब है ना तो, नाइदर का मतलब है ना तो, इसका मतलब है ये लिखा हुआ नाइदर ऑफ यू, मतलब तुम में से कोई नहीं। इसका मतलब क्या है, तुम में से कोई नहीं। मान लीजिए लिखा होता आइदर ऑफ यू, तो इसका मतलब है तुम में से कोई, इसका मतलब है तुम में से कोई, और इसका मतलब है नाइदर ऑफ यू, तुम में से कोई नहीं। ठीक है, पहले तो मैंने आपको केवल ये बताया कि नाइदर का मीन क्या होता है। नाइदर का मीन होता है नाइदर का मतलब होता है ना तो। ठीक है, अच्छा, नाइदर ऑफ यू का मतलब होता है तुम में से कोई नहीं, तुम में से कोई नहीं, गो इन, कैन गो इन, तुम में से अंदर कोई नहीं जा सकता। ठीक है, यहाँ पर दो व्यक्ति हैं और दो में से प्रत्येक को क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आइदर ऑफ यू own the prize, can own the prize। फ्रेंड्स इसका क्या मीन है, इसका क्या मतलब है? फ्रेंड्स इसका क्या मतलब है, आइदर ऑफ यू कैन ओन द प्राइज, इसका मतलब है आइदर ऑफ यू, तुम में से कोई, तुम में से कोई भी कैन ओन द, सॉरी, कैन विन द प्राइज, तुम में से कोई भी क्या कर सकता है, प्राइज जीत सकता है। तुम में से कोई भी प्राइज जीत सकता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसका अर्थ क्या है, आइदर ऑफ यू कैन विन द प्राइज, तुम में से कोई भी क्या कर सकता है, इनाम जीत सकता है। अभी मैंने बताया नाइदर का प्रयोग और आइदर का प्रयोग, दोनों का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है। ठीक है, नाइदर निगेटिव वर्ड है, नाइदर ऑफ यू का मतलब होता है तुम में से कोई नहीं, और आइदर ऑफ यू का मतलब होता है तुम में से कोई भी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अगला एक वर्ड है हमारा नन। फ्रेंड्स नन मीन्स होता है कोई नहीं, नन मीन्स कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई नहीं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नन दो से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए, दो से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, चलिए इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ सदैव निगेटिव होता है। इसका अर्थ होता है कोई नहीं, इसका अर्थ होता है कोई नहीं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, एक सेंटेंस को पिरोते हैं, एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं और फिर उसका अर्थ देखते हैं। None of them will come on time। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने सेंटेंस लिखा none of them will come on time, इसका अर्थ है उनमें से कोई नहीं, उनमें से
कोई भी समय पर नहीं आएगा। नन ऑफ देम विल कम ऑन टाइम, उनमें से कोई भी समय पर नहीं आएगा। ठीक है, नन ऑफ देम विल कम ऑन टाइम, उनमें से कोई भी समय पर नहीं आएगा। उनमें से कोई भी समय पर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। अगला हमारा जो वर्ड है वो वर्ड है ईच। फ्रेंड्स क्या है ईच, इसको भी सेंटेंस में पिरोते हैं। ईच ऑफ द बॉयज कैन गेट द प्राइज। ईच ऑफ द बॉयज, प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक लड़के को क्या मिलेगा? गेट द प्राइज, कैन गेट मिल सकता है। प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक लड़के को इनाम मिल सकता है। ठीक है, क्या है? ईच ऑफ द बॉयज, प्रत्येक लड़के को क्या मिल सकता है? कैन गेट द प्राइज, इनाम मिल सकता है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो कहने का मतलब है आइदर, नाइदर, ईच और नन, ये चार ऐसे वर्ड हैं जिनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से वर्ड हैं? नाइदर, आइदर, ईच और नन। कौन कौन से वर्ड हैं? आइदर, नाइदर, ईच और नन। ये चार ऐसे वर्ड हैं जिनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वर्ड? तो देख लीजिए, आइदर, नाइदर, ईच, नन। ठीक है, आदि को हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, इतना समझ आया? चलिए इसको साफ करके फिर आगे प्रोनाउन की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रोनाउन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगला हमारा जो प्रोनाउन है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स होता है संबंध सूचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो क्या करता है? जो एक नाउन के साथ संबंध स्थापित करता है। वह प्रोनाउन जो किसी नाउन के साथ संबंध स्थापित करता है उसे संबंध सूचक सर्वनाम या रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, वह सर्वनाम जो संबंध किसके साथ स्थापित करे? जो किसी नाउन के साथ संबंध स्थापित करे। ठीक है, उसे हम संबंध सूचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं? वह सर्वनाम जो अपना संबंध किसी नाउन के साथ स्थापित करे। उसे रिलेटिव प्रोनाउन
कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए फ्रेंड्स एक बार फिर से, वह सर्वनाम जो अपना संबंध किसी नाउन के साथ स्थापित करे उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, एक चीज और समझिएगा फ्रेंड्स, जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, पहले तो आप समझ लीजिए रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या क्या है। तो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हु, whom, whose, that, which, what। ठीक है ना फ्रेंड्स, कौन कौन से होते हैं तो एक बार देख लीजिए। कौन कौन से होते हैं, हु, whom, whose, that, which और what। फ्रेंड्स ये ऐसे प्रोनाउन हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन के कहे जाते हैं। ये ऐसे प्रोनाउन हैं जिन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स इन्हें देखकर आपको थोड़ा सा भ्रम हुआ होगा या आपके मन में कोई प्रश्न हो आ रहा होगा कि सर अभी तो हमने इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ा था, अब हम इनको रिलेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ रहे हैं, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन कैसे होंगे। तो फ्रेंड्स ये रिलेटिव प्रोनाउन तब बनते हैं जब ये दो वाक्यों के बीच में आए। ठीक है, तो कहने का मतलब है रिलेटिव प्रोनाउन सदैव दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन सदैव दो वाक्यों के मध्य में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन सदैव दो वाक्यों के मध्य में प्रयुक्त होते हैं। जब ये दो वाक्यों के मध्य में इंट्रोगेटिव वर्ड प्रयुक्त होता है तब वो रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, अदरवाइज वो क्या होता है, अदरवाइज वो रिलेटिव प्रोनाउन ना होकर के इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है अगर वाक्य के प्रारंभ में है तो। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। जैसे he is the boy who came yesterday। ठीक है ना फ्रेंड्स, सेंटेंस क्या लिखा, ही इज द बॉय, यह वही लड़का है, हु केम यस्टरडे, जो कल आया था। ठीक है, यह वही लड़का है यह वही लड़का है जो कल आया था। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हु का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हु दो वाक्यों को जोड़ रहा है। कौन कौन से दो वाक्य हैं, पहला वाक्य हमारा ये वाला है ही इज द बॉय और दूसरा वाक्य है कम यस्टरडे। ठीक है, मतलब यह वही लड़का है जो कल आया था। इन दोनों वाक्यों के मध्य में कौन सा वाक्य वर्ड है, कौन सा शब्द है, हु। तो हु कैसा प्रोनाउन है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि यह दो वाक्यों को जोड़ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर तथा जेंडर, रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर तथा जेंडर उससे पहले आए हुए नाउन के अनुसार ही प्रयुक्त होता है। ठीक है, रिलेटिव एक नोट में लिख लीजिए, रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर तथा जेंडर, नंबर तथा जेंडर सदैव उससे पहले
उससे पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही प्रयुक्त होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्या बताया? रिलेटिव प्रोनाउन का जो नंबर या जेंडर होता है, अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन एक वचन में प्रयुक्त होने वाला है या बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला है, सब्जेक्टिव केस में प्रयुक्त होने वाला है या ऑब्जेक्टिव केस में प्रयुक्त होने वाला है, ये कौन डिसाइड करता है? उससे पहले आया हुआ नाउन या प्रोनाउन ही डिसाइड करता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये कब, कैसे और कहाँ प्रयुक्त होते हैं। ठीक है ना, कब, कैसे और कहाँ प्रयुक्त होते हैं। तो फ्रेंड्स इतना समझ आया तो नीचे मैं साफ करता हूँ ताकि मैं ये बता सकूँ हु, हुम, हुज, दैट, विच और वाट का प्रयोग हम कब, कैसे और कहाँ करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम साफ कर लें पहले। देखिए फ्रेंड्स, हु, हुम, हुज, इन तीनों का प्रयोग सदैव पर्सन के लिए होता है। किसके लिए होता है? पर्सन के लिए होता है। ठीक है, पर्सन मतलब, पर्सन का मतलब है व्यक्तियों के लिए होता है। ठीक है, वस्तुओं के लिए नहीं होता है। ठीक है, व्यक्तियों के लिए होता है। आप कह सकते हो कि इनका प्रयोग हु, हुम और हुज का प्रयोग सदैव व्यक्तियों के लिए अर्थात पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। दैट का प्रयोग कब होता है, विच का प्रयोग कब होता है? तो फ्रेंड समझिएगा, विच का प्रयोग सदैव निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए? निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। आगे बात करते हैं। निर्जीव वस्तु मतलब बेजानदार वस्तुएं। आगे बात कर लेते हैं दैट। दैट का प्रयोग कब होता है? दैट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए तथा सजीव दोनों के लिए होता है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं वाट। वाट का प्रयोग कब किया जाता है? फ्रेंड्स वाट का प्रयोग तब किया जाता है जब पहला वाक्य कोई कथन हो। क्या हो? कथन हो। ठीक है, इसका मतलब है वाट का प्रयोग सदैव कथन प्रकट करने के लिए, कथन, कथन को स्पष्ट करने के लिए, किसी कथन को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब फिर से समझ लीजिए, हु का प्रयोग कब किया जाता है, हुम का प्रयोग कब किया जाता है, हुज का प्रयोग कब किया जाता है, इसको भी हम डिटेल में समझते हैं। पहले तो मैंने केवल इतना समझा कि हु, हुम और हुज दोनों ही व्यक्तियों के लिए किया जाता है। तो इन तीनों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पर्सन के लिए किया जाता है। ठीक है, लेकिन कब हम हु का प्रयोग करते हैं, कब हुम का प्रयोग करते हैं और कब हुज का प्रयोग करते हैं, तो इसको समझने के लिए बस एक लाइन में आप समझ लीजिए। हु के तुरंत बाद, हु के बाद सदैव क्या आता है? हु के बाद एक नोट लिख देता हूं, उसमें समझ लीजिए। हु के बाद सदैव वर्ब आता है। ठीक है, हु के बाद सदैव वर्ब आता है। हुम के बाद, हुम के बाद सदैव प्रोनाउन आता है और हुज के बाद सदैव नाउन आता है। ठीक है, हु के बाद सदैव क्या आता है? हु के बाद सदैव वर्ब आती है, हुम के बाद सदैव प्रोनाउन आता है और हुज के बाद सदैव नाउन आता है। इतना समझ आया?
एक बार फिर से समझ लीजिए, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। वह सर्वनाम जो अपना संबंध किसी नाउन के साथ स्थापित करे उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन या संबंध सूचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध सूचक सर्वनाम कितने होते हैं फ्रेंड्स? 6 होते हैं, हु, हुम, हुज, विच, दैट और व्हाट। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं इन सब का प्रयोग अलग अलग कैसे कहाँ पर होता है। हु, हुम और हुज का प्रयोग हमेशा व्यक्तियों के लिए होता है। ठीक है, विच का प्रयोग सदैव निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। दैट का प्रयोग सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हो सकता है। और व्हाट का प्रयोग तब होता है जब वाक्य में किसी कथन को क्या किया जा रहा हो, किसी कथन को स्पष्ट किया जा रहा हो। ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम इनको क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेकर करके एक एक सेंटेंस को समझ लेते हैं। ठीक है, एक एक वर्ड को भी समझ लेंगे एक एक सेंटेंस में। अब फ्रेंड्स देखिए मैंने 5 सेंटेंस लिखे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको रिलेटिव प्रोनाउन फुलफिल करने हैं। ठीक है, ये जो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए हैं, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक में आपको रिलेटिव प्रोनाउन फुलफिल करने हैं। ठीक है, पहले सेंटेंस में कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आने वाला है आप जरा पढ़कर देखिए। देखिए ये तय है कि रिलेटिव प्रोनाउन 5 होते हैं। कौन से 5 होते हैं? 6 होते हैं, हु, हुम, हुज, विच, दैट और व्हाट। देखिए आई नो द बॉय, बॉय आ गया तो इसका मतलब है कि विच और दैट ये खत्म हो गए, विच और दैट ये खत्म हो गए। ठीक है, विच और दैट खत्म। अब बचा क्या? व्हाट बचा है। और क्या बचा है? हु, हुम और हुज बचा हुआ है। तो पहले हम समझ लेते हैं व्हाट आएगा कि नहीं। तो व्हाट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस बात को समझने के लिए आगे सेंटेंस पढ़िए। अगर अगला सेंटेंस किसी कथन को स्पष्ट कर रहा है, कोई कथन है, ठीक है, तो फिर क्या है, तो फिर व्हाट आने वाला है, अन्यथा नहीं आने वाला। हमने पढ़ा मेट मी यस्टरडे, कोई ऐसी बात नहीं है कि अगला सेंटेंस क्या हो, अगला सेंटेंस कोई कथन हो, ये क्लियर नहीं है। तो इसका मतलब है व्हाट भी नहीं आने वाला। अब बचा क्या? हु, हुम और हुज, ये 3 वर्ड बचे हैं। तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया कि हु के तुरंत बाद क्या आता है? वर्ब आता है। तो आने वाला क्या है? वर्ब है। मेट क्या है? वर्ब है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? हु आएगा। ठीक, आगे बढ़ लेते हैं। ठीक उसी तरह गर्ल है, गर्ल के बाद यहाँ क्या आया है? यू आया है। इसका मतलब है आने वाला प्रोनाउन जो होगा वो क्या होगा? आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस का होगा, और ऑब्जेक्टिव केस क्या है? होम है।
ठीक है, फिर आगे बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है राम नोज, राम जानता है, द पर्सन उस व्यक्ति को, राम जानता है उस व्यक्ति को। ठीक है, क्या कह रहा है, बुक यू फाउंड, इसका मतलब है जिसकी पुस्तक तुमने पाई है। ठीक है, जिसकी पुस्तक तुमने पाई है, राम उसको क्या करता है, राम उसको जानता है। अब देखिए ये जो बुक है ये क्या है, बुक एक नाउन है। मैंने अभी आपको बताया कि हुज के बाद क्या आता है, नाउन आता है, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, हुज आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले सेंटेंस की। अगला सेंटेंस है गिव मी द बुक। गिव मी द बुक किसकी बात हो रही है फ्रेंड्स, बुक की बात हो रही है, किताब की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी बात निर्जीव वस्तु की हो तो क्या लगाना है, विच या दैट। क्या लगाएंगे, विच इज ऑन द टेबल। गिव मी द बुक, मुझे किताब दो, विच इज ऑन द टेबल, जो कहाँ है, जो टेबल के ऊपर है। आगे बात कर लेते हैं। इट इज करेक्ट, यह सही है, ही इज सेइंग, वह कह रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या कह रहा है, यह कह रहा है इट इज करेक्ट, यह सही है जो वह कह रहा है। इट इज करेक्ट, जो वह कह रहा है। ये किसको स्पष्ट कर रहा है, एक कथन को स्पष्ट कर रहा है। कथन क्या है, जो वह कह रहा है, यह क्या है, यह सही है। और कथन को स्पष्ट करने के लिए हम हमेशा किसका यूज करते हैं, व्हाट का, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, हु, हुम, विच, हुज और व्हाट का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलिए, अच्छी बात है फ्रेंड्स। हमारी वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रही है और लगभग हमारे भी आज 3 प्रोनाउन हो गए। पहला हमारा प्रोनाउन हुआ था डिस्ट्रीब्यूटिव, रिलेटिव, और एक प्रोनाउन अभी हमने और कौन सा पढ़ा था, इंडिफिनिट प्रोनाउन। 3 प्रोनाउन हमने पढ़े। ठीक है, बचे हुए जो हमारे 2 या 3 प्रोनाउन हैं अगले लेक्चर में खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर में बचे हुए शेष प्रोनाउन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।